दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि कोई ऐसा बैनामा हो जाता है या रजिस्ट्री हो जाती है जिस रजिस्ट्री की जमीन आपसे किसी भी प्रकार से संबंधित है, आपके पारिवारिक किसी सदस्य की है या आपके किसी रिश्तेदार की है, उसका कोई बैनामा कूट रचना द्वारा या वास्तविक से मान लिए कोई व्यक्ति कपट पूर्वक या दबाव दे करके या धोखे में कोई विक्रय पत्र बनवा लेता है, करवा लेता है और ऐसा कोई विक्रय पत्र निष्पादित हो जाता है और निष्पादन के पश्चात तहसीलदार के न्यायालय में उसका दाखिल खारिज उस पार्टी द्वारा दाखिल किया जाता है जिसके पक्ष में ऐसा कोई विक्रय पत्र या सेल डीड है, रजिस्ट्री है। तब आपकी क्या भूमिका रहती है, आप क्या करते हैं, आज वीडियो इस संबंध में है। क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि प्रोसीडिंग लोग करते हैं और वो उतनी अच्छी नहीं होती है जैसी होनी चाहिए। अब गलतियां कहां हो जाती हैं, क्योंकि दाखिल खारिज के लिए आवेदन तहसील में, राजस्व न्यायालय में दाखिल होता है सबसे पहले नायब तहसीलदार या तहसीलदार के यहाँ। अब वो छोटा न्यायालय है, मतलब राजस्व न्यायालय में सबसे निचले पायदान का न्यायालय है, छोटी सी जगह है, प्रक्रिया का भी पूर्ण रूप से पालन नहीं होता। वैसे ऑर्डर शीट में तो सब लिखा ही जाता है, तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। न्यायालय की लोग जो धारणा है कि मजिस्ट्रेट बैठे होंगे, एक तरफ पेशकार होंगे, एक तरफ अर्दली होंगे, फाइल का नाम पुकारा जाएगा, दोनों पक्षकारों के अधिवक्ता होंगे और फाइल में सारा एविडेंस आएगा, फिर वहां बहस होगी, जिरह होगी। ऐसा सब बहुत ज्यादा नहीं होता है, होता है सब छोटे स्तर पर होता है, होता सब यही है। क्योंकि तहसीलदार, जो नायब तहसीलदार हैं, उनके न्यायालय में भी स्टेनो होते हैं या रीडर कहे जाएंगे, रीडर होते हैं। रीडर फाइल को पेश करते हैं, रीडर की कस्टडी में सारी फाइल्स होती हैं और वही प्रक्रिया होती है। साक्ष्य आता है, साक्ष्य आने के बाद अब साक्ष्य में क्या आता है, जिस व्यक्ति ने बैनामा कराया है उसके पास उस लैंड के बैनामे का प्रथम दृष्टिया साक्ष्य वो स्वयं बैनामा ही है। वो बैनामा मूल रूप से वहां दाखिल होता है, मूल रूप से दाखिल नहीं होता है तो जिस दिन सुनवाई होती है उस दिन वो वहां जो भी पीठासीन अधिकारी हैं उनको दिखाया जाता है, नायब तहसीलदार या तहसीलदार साहब को वो बैनामा मूल रूप से वहां दिखाया जाता है, सीन कराया जाता है। और सीन होने के बाद वही एविडेंस है, एविडेंस पूरा लिखा जाता है। फिर जो संबंधित लेखपाल होता है जहां पर वो जमीन स्थित है, उस लेखपाल से बयान लिए जाते हैं। क्योंकि दाखिल खारिज होने में 3-4 चीजें हैं वो प्रमुख होती हैं। एक तो दोनों लोग, जो दाखिल खारिज हो रहा है वो किसी विधि से बाधित तो नहीं है। तो सबसे पहली विधि उत्तर प्रदेश में अगर है तो ये लागू होती है कि दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के सदस्य तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि एक व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य हो, दूसरा अनुसूचित जाति का सदस्य ना हो। जैसे जो व्यक्ति विक्रय कर रहा है, बेच रहा है, वो अगर अनुसूचित जाति का सदस्य है और दूसरा व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है तो ऐसी बिक्री नहीं हो सकती। इसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता या इससे पहले यूपी जेडे में रोका गया था। तो जो चीज रोक दी गई है वो आगे दोबारा वर्जित है, उस पर दाखिल खारिज नहीं हो सकता। दूसरा, लेखपाल के बयान दर्ज कराए जाते हैं। बयानों में वो बताते हैं कि हाँ इनका वहां बैनामा है, इनका कब्जा था, इनका कब्जा ट्रांसफर करा दिया गया है, अब कब्जा इनके पास है। दोनों लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है और दोनों लोगों पर इनके पास जो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड है, वो जो सीलिंग एक्ट की सीमा है कि इससे ज्यादा भूमि सीलिंग में दर्ज कर दी जाएगी, आपकी चली जाएगी, उसके सीमा के अंतर्गत है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। पता चला आपके पास इतनी जमीन है कि वो दाखिल खारिज हो जाने के बाद वो सीमा पार कर जाएंगे तो आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। तो ये लेखपाल के बयान होते हैं। तो हमने देखा है लोग करते क्या है, कोई बैनामा हुआ तो उल्टा सीधा एक आपत्तियां लिखवा करके वहां दे दी एक पन्ने में और कोई विशेष ग्राउंड भी नहीं रहे। तो उसमें क्या होता है, अच्छा ये होता क्यों है, ये होता इसलिए है कि जब ऐसा कुछ हो जाता है तो आप हमेशा प्रयास करते हैं कि कम फीस में कोई एडवोकेट मिल जाए। हर व्यक्ति फ्री का ही वकील चाहता है, वो चाहता है कि हमें
वकालत के नाम पर किसी व्यक्ति को एक भी पैसा फीस ना देनी पड़े और राय बहुत अच्छी मिले। तो दोस्तों नियम है कि फ्री की चीज हमेशा नुकसान करती है, वो भी तब जब आपको जरूरत हो। वैसे आप उस बात को समझ लीजिए, एजुकेशनल पर्पज से कभी नुकसान नहीं करेगी, लेकिन जब आप उसको अपने काम में यूज करेंगे और ऐसी समय पर राय मशविरा लेंगे तो वो आपको नुकसान कर सकती है, क्योंकि उसमें आपने कोई फीस अदा नहीं की। एक लिखवा दिया छोटा सा आपत्ति पत्र कि इनको ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और दाखिल कर दिया वहां। उससे क्या होता है, जो पीठासीन है उनको और मौका मिल जाता है और मजबूत हो जाते हैं। वैसे ऑर्डर करेंगे तो आप कभी भी रिस्टोर करा सकते हैं। फिर तो लिखेंगे कि विपक्षी आपत्ति करता उपस्थित हुआ, उसने आपत्तियां प्रस्तुत की और आपत्तियां ये थी, किंतु आपत्तियां आधारहीन है, या वो आए नहीं कहने अपनी आपत्तियों के कोई साक्ष्य नहीं दिए, और आपका रोल लिखते हुए और दाखिल खारिज का आदेश कर देगा। तो कहने का मतलब है, या तो आप ऐसे दाखिल खारिज, क्योंकि ये एक बहुत फौरी प्रक्रिया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने ये बताया था कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई जजमेंट्स में ये कहा है, निर्धारित किया है कि जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया है वो संक्षिप्त प्रकृति की होती है और फौरी तौर पर होती है। वो केवल इसलिए होती है कि कौन व्यक्ति जिम्मेदार है अब इस लैंड का लगान अदा करने के लिए, इसका लगान कौन देगा, और जो व्यक्ति लगान देगा उसका नाम यहाँ आ जाना चाहिए। दाखिल खारिज हो जाने से कोई व्यक्ति मालिक नहीं हो जाता, ये बात मैंने सैकड़ों बार बताई, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। उनको ऐसा लगता है कि खतौनी में नाम आ गया तो हम राजा हो गए, हम बेच सकते हैं जमीन। अरे आपका नाम अगर गलत तरीके से खतौनी में आ गया और आपने जमीन बेच दी, पैसे लेकर के खर्च कर लिए, तो आप अपनी आगे की जो पीढ़ी है, आपके पुत्र हैं, पुत्र के पुत्र हैं, उनका जीवन बर्बाद करके जा रहे हैं। क्योंकि जब भी मुकदमा चलेगा, वो मुकदमे में अपोजिट पार्टी जीतेगी तो आपके बच्चों से उस पैसे की रिकवरी होगी। आप ऐसा कोई काम ना करें जो बड़े बड़े माफिया करते थे। उन्होंने, ये तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि मुझे आपका भला देखना अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छा काम करें, तो ऐसा ना करें, बाद में रिकवरी होगी तो वो बेचारे आपके कर्मों का फल भोगेंगे। तो या तो आप दाखिल खारिज के मुकदमे में हाजिर ना हो, उसमें जो ऑर्डर हो जाने दीजिए। आप उस एग्रीमेंट या जो भी सेल डीड है, रजिस्ट्री है, वसीयत, बैनामा जो भी है, दान पत्र है, उसको खारिज कराने के लिए सिविल कोर्ट में तत्काल मुकदमा दाखिल करें और वहां ये डिमांड करें कि योर ऑनर, इस मुकदमे में जो वाद की विषय वस्तु है वो ये रजिस्ट्री है और ये कूट रचित है। इनके पास, ये जो विपक्षी हैं, इनके पास वो रजिस्ट्री मूल रूप से मौजूद है। ये उस रजिस्ट्री को दिखा करके किसी को विक्रय कर देंगे या अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा करके किसी को विक्रय कर देंगे। इसलिए इनको रोक दिया जाए कि दौरान सुनवाई बाद जब तक ये मुकदमा चले तब तक इस लैंड की ना तो बिक्री कर सकेंगे, ना इस पर कोई लोन करा सकेंगे, और ना ही आपके कब्जे में कोई हस्तक्षेप करेंगे, और ना ही किसी प्रकार से इस संपत्ति को अंतरित करेंगे। ये ऑर्डर हो जाता है सिविल कोर्ट से, तो उसको ले जाकर के आप रेवेन्यू में भी दाखिल कर दीजिए। उसको, वो ऑर्डर हो जाने के बाद फिर अगर ये कोई हरकत करते हैं, तब आपको तो थोड़ा सा बताना है कोर्ट को, कि तो अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था वो केवल इसी पर्पज से था, या तो दाखिल खारिज के मुकदमे में आप हाजिर न होइए, और होते हैं तो मजबूती से उसको रखिए, और अगर आपके खिलाफ कोई आदेश हो जाता है तो उसकी अपील जरूर करिए। क्योंकि आप उसी जगह से अगर छोड़ देते हैं और इधर आप बैनामा कैंसिलेशन का या इंस्ट्रूमेंट के कैंसिलेशन का मुकदमा नहीं लाते हैं, तो आपको निकट भविष्य में नुकसान ही होगा। आपके खिलाफ एक ग्राउंड हो जाएगा कि साहब वहां आए थे, इसके बाद ही बैठ गए, तो वो निर्णय अंतिम हो जाएगा। इसलिए किसी निर्णय को अंतिम ना होने दें। अब जब वो निर्णय अंतिम हो जाएगा तो फिर आपको उस बात पर पुनः सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों से, और कमेंट्स करके अगर आपकी कोई समस्या है तो बताने का प्रयास करें। कम से कम ये तो करें कि हमारा भी कोई दाखिल खारिज का मुकदमा चला था, या हम उसमें अपीयर हुए थे, या सेल डीड कैंसिलेशन का कोई मुकदमा चल रहा है। धन्यवाद।